खबर तक के प्रिय छात्र दर्शकों, गत दिन आपने हिंदी पाठमाला के अंतर्गत विशेषण शब्द का अध्ययन किया था। विशेषण वह शब्द या पद है जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। आज आप क्रियापद के अध्ययन करेंगे। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जब तक नहीं आती है वाक्य में, तब तक उस वाक्य को पूरा नहीं माना जाता है। वाक्य को पूरा होने के लिए कर्ता के साथ कम से कम एक क्रिया की आवश्यकता होती है। किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया भी हो सकती है। जैसा कि आपको बताया गया कि क्रिया शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है। क्रिया शब्द विशेष धातु से उत्पन्न होता है, जिस कारण धातु का हमेशा एक ही रूप होता है, लेकिन क्रिया का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग रूप प्रचलित होता है। जैसे हंस या धातु है और इससे हंसना, हंसेगा आदि क्रिया के रूप वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि क्रिया से किसी शब्द के होने का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर सीता नाचती है। यहाँ सीता के द्वारा कोई कार्य संपादित हो रहा है, नाचने की क्रिया हो रही है, इसलिए नाचना एक क्रिया है। इसी प्रकार से मोहन हंसता है, यहाँ हंसना एक क्रिया है। क्रिया के भेद को लेकर अगर बात की जाए तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया कहलाती है और दूसरी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से ही बोध होता है, इस क्रिया को संपन्न होने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको पूर्व के उदाहरण में बताया गया, सीता नाचती है। यहाँ नाचना क्रिया का फल सीता पर पड़ता है, जो कि वाक्य का कर्ता है। इसलिए यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसलिए नाचने की क्रिया यह अकर्मक क्रिया है। वह हंसता है, यहाँ भी हंसने की क्रिया का फल वह संज्ञा पर सर्वनाम शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ हंसना भी अकर्मक क्रिया है। क्रिया का दूसरा रूप सकर्मक क्रिया वैसी क्रिया है जिसके वाक्य में प्रयोग होने के लिए, वाक्य के पूरा होने के लिए एक कर्म की जरूरत पड़ती है। बिना कर्म के वह वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे मोहन आम खाता है। यहाँ आम खाने का फल मोहन पर नहीं पड़कर आम पर पड़ता है, इसलिए यहाँ मोहन आम खाता है में खाना क्रिया या सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ने की क्रिया का फल किताब पर पड़ता है, इसलिए पढ़ना सकर्मक क्रिया है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले क्रिया के अकर्मक या सकर्मक
होने की पहचान कोई कठिन कार्य नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर कोई उत्तर नहीं आता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन अगर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ किसे या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है और उसका कोई जवाब आता है, कोई उत्तर आता है, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सीता नाचती है, इसमें किसे नाचती है इस प्रकार के प्रश्न करने का कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए नाचने की क्रिया अकर्मक क्रिया है। वह हंसता है, यहाँ भी किसे हंसता है, किसको हंसता है, इस प्रकार का हंसना शब्द के साथ प्रश्न किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई जवाब नहीं आता है, इसलिए हंसना क्रिया भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब दूसरे प्रकार के वाक्यों को देखें। मोहन आम खाता है, यहाँ खाने की क्रिया को लेकर किसे या किसको जोड़ते हुए प्रश्न करते हैं। किसे खाता है तो आम को खाता है, इसलिए यहाँ खाने की क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे वाक्य में राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ अगर किसे पढ़ती है या किसको पढ़ती है इसे लगाकर प्रश्न किया जाता है तो यहाँ उत्तर आता है किताब को पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर पढ़ना क्रिया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। आज के पाठ में इतना ही। शेष एक नियमित अंतराल के बाद अगले दिन।